नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 8 का मॉड्यूल है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हमारी शुरुआत होती है और आज हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसमें 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है। इसमें आप देख रहे हैं कि पुजारी जो है वो ध्यान मुद्रा में है और ये दाढ़ी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरीके से सजाई गई। और ये जो कपड़ा इन्होंने ओढ़ के रखा हुआ है ये एक तरह की शॉल मालूम होती है जिस पर कि जो कढ़ाई की गई है और तरह तरह की छपाई की गई है वो काफ़ी सुंदर है। यहाँ आप मिट्टी से बनी हुई आकृति को देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी कलात्मक है। और ये पशुपति शिव की जो मुहर ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये तो हमने चित्रों को देखा, नीचे आप कुछ और जानकारियों को देख सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। हड़प्पा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी इन 1921। पहली बार इसको दयाराम साहनी और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा खोजा गया 1921 में। और सिंस द प्लेस कॉल्ड हड़प्पा वाज नोन फर्स्ट, इट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हड़प्पा नाम का ही जगह खोजा गया था और इसी वजह से पूरी सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया गया। जॉन मार्शल फर्स्ट कॉल्ड दिस कल्चर एज द इंडस सिविलाइजेशन। इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से प्रोनाउंस करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो जॉन मार्शल थे। और बिकॉज इनिशियली द साइट्स ऑफ दिस कल्चर वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसी के आसपास इसके जितने भी स्थान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनकी प्राप्ति हुई और इस वजह से इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा गया। तो जैसा जैसा मिलता गया, मतलब जिस तरह की चीज़ें हमें मिलती गई उसके आधार पर हम इसके बहुत सारे नाम रखते गए। जॉन मार्शल की एक किताब है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। उसमें एक सजेशन दिया गया है। सजेशन ये है कि इन फ्यूचर अगर ये जो साइट्स हैं ये इंडस वैली से बाहर पाई जाती हैं, मतलब इंडस वैली के इलाके से कहीं भी बाहर मिलती हैं अन्यत्र, तो इसे हम इंडियन सिविलाइजेशन कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ये पूरी सिविलाइजेशन तब ये मानना पड़ेगा कि पूरे इंडिया में फैली हुई थी और इसे हम भारतीय सभ्यता कह सकते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर का कुछ अलग कथन था। उन्होंने अपनी किताब, यानी किताब का नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, इसमें इन्होंने कहा है कि इंडस सिविलाइजेशन ही इसका नाम बेहतर है। तो अलग अलग विचार थे। मॉर्टिमर व्हीलर ने इन्हें इंडस सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा। जॉन मार्शल का ज़्यादातर मत था कि इसे इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाए अगर ये बाहर मिलती है, और मिली भी। AR मुगल का सजेशन था कि इसे ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन कहा जाए, मतलब अगर इंडस वैली से बाहर इसकी अवस्थिति पाई जाती है, इसकी साइट्स मिलती हैं, तो इसे ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा जाए। और दिस सिविलाइजेशन वाज कंटेम्प्रोरी विद द सिविलाइजेशन ऑफ मिका एंड मेसोपोटामिया। तो उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, हालांकि डीप उसको नहीं पढ़ना है। इसके साथ आप ये भी जानें, इसमें 1 लाइनर फैक्ट है जो कि परीक्षा उपयोगी है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है वो इस वजह से, ब्रॉन्ज होता क्या है, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? कॉपर और टिन का। तो पहला यूज ब्रॉन्ज का हम इसी टाइम में देखते हैं, उससे पीछे का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। गॉर्डन चाइल्ड के हिसाब से इन्हें आप देखें, इंडस सिविलाइजेशन द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन, ये अपने आप में क्या है, एक तरह की अर्बन रिवॉल्यूशन थी जो कि अपने आप में पहली थी। द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज ऑन द बैंक ऑफ घग्घर हागरा रिवर इन द सरस्वती वैली। इसका जो कंसंट्रेशन है, जो मेन कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पे था? तो ये 2 नदियों के बीच में दिखाई देता है, मतलब उनके तट पे दिखाई देता है, घग्घर और हागरा। और इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये सरस्वती सिविलाइजेशन है, या इसको हम कह सकते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो जैसा जिसको मिलता गया वैसा लोग नाम रखते गए। और मनुस्मृति में कहा गया है कि द एरिया बिटवीन दृष्टवती एंड सरस्वती इज कॉल्ड ब्रह्मवर्त। दृष्टवती नाम की जो नदी है उसको तत्काल में कहा जाता है हागरा, और ये राजस्थान से बिलोंग करती है। तो उस जमाने में इसका नाम था दृष्टवती। तो दृष्टवती और सरस्वती के बीच का जो एरिया है वो ब्रह्मवर्त है। तो ये स्थान क्या हुआ? ब्रह्मवर्त हुआ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। द लोवेस्ट डिपॉजिट इन बनावली बिलोंग टू प्री हड़प्पन विलेज कल्चर। ध्यान दीजिएगा, जो लोवेस्ट डिपॉजिट प्राप्त हुए हैं बनावली से, या इसे बनवाली भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो प्री हड़प्पन विलेज कल्चर से ये बिलोंग करते हैं। उस समय हड़प्पा सभ्यता अभी बन रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो एकाएक अर्बन स्ट्रक्चर में ही बनकर तैयार हुई। शुरुआत में लोग विलेज में ही रहते थे, विलेजर्स ही थे। बाद में धीरे धीरे उनके अंदर कल्चर डेवलप होता जाता है, डेवलपमेंट तेजी से होता है और वो एक नागरिक जीवन जीने लगते हैं, मतलब उद्योग धंधे वाले हो जाते हैं। तो वो समय के साथ होता है। अभी आगे हम जब डिवीज़न इसका देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। द आमरी कल्चर एंड सोथी कल्चर, यहाँ आप देख रहे हैं आमरी कल्चर एंड सोथी कल्चर एंड कोट डीजी कल्चर, ये सब जो है ये हड़प्पन कल्चर से ही बिलोंग करते हैं।
द ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ से साउथ में अगर देखें तो सबसे नॉर्थ में क्या है, बुर्जहोम है आर्कियोलॉजिकल साइट। उसके बाद थोड़ा सा हम साउथ में आएंगे, मतलब ये बीच का हिस्सा है एमपी में है भीमबेटका। उसके बाद पिकली हल पड़ेगा और अंत में सबसे साउदर्न है अतिरमपक्कम। मांडी द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये मांडी कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पादरी, कुंतासी और भिर्राना ये सब जो है ये भी हड़प्पन साइट है, इनके भी नाम आप याद रखेंगे। झूकर कल्चर जो है ये चनहुदड़ों में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और आमरी कल्चर जो है ये फ्लोरिश हुआ था सिंध में, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का। अब यहाँ पर वही चीज़ बताई गई जो पीछे आपसे कहा गया था कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो पहले तो शुरुआती जो इसकी स्टेज रहती है, 3 स्टेज में हम हड़प्पा की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको बांट सकते हैं। पहला तो अर्ली या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये शुरुआती हिस्सा है जब वो बनकर खड़ी होती है, धीरे धीरे उभार लेती है। तो ये समय था 3200 से लेकर 2600 बिफोर जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से इतने समय पहले ये डेवलप हुई थी। तो सोचिए हम लोग कितने पुराने हैं। अर्ली और प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और दिस वाज द पीरियड ऑफ प्लांटिंग ऑफ अर्बन लाइफ, मतलब विलेजर्स थे लोग और उसके बाद जो अर्बन लाइफ है वो धीरे धीरे उनके अंदर प्रवेश कर रही थी, मतलब लोग नगरीय जीवन बिताना सीख रहे थे। जब सीख जाते हैं तो मैच्योर स्टेज आ जाती है जो कि ज़्यादा समय टिकती नहीं है। आप देख रहे हैं कि बाकी जो स्टेजेस हैं वो लंबी हैं, लेकिन जो इनकी मैच्योर स्टेज थी वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाती है। उसके बाद ये शिकार बन जाते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसका या बाहरी जो इन्वेशन थे उसका। अब इसमें अलग अलग राय है लोगों की। फिलहाल मैच्योर या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे मूल रूप से हम कहते हैं वो 2600 BC से लेकर 1900 BC यानी 1900 BC तक ही रह पाती है और ये डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन कही जाती है। इसके बाद पतन का समय आता है, विनाश हो जाता है। तो विनाश होता है तो वो भी एक झटके में, ये नहीं कि परमाणु बम लगाया और सब खाक हो गया। धीरे धीरे करके इस सिविलाइजेशन का जो वैभव था वो समाप्त होने लगता है। तो कुल मिलाकर ये डिक्लाइन का पीरियड है और इसे पोस्ट अर्बन स्टेज भी कहा जाता है और विच इज आल्सो कॉल्ड द पोस्ट इंडस कल्चर या फिर पोस्ट हड़प्पति। होता यह है कि जो कंसंट्रेशन था, जहाँ पे ज़्यादा सघन बस्तियाँ पाई जाती थी या जो ज़्यादा डेवलप स्टेज वाले नगर थे जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इस तरह के, तो उनका पतन हो जाता है और वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में आके बस जाते हैं। तो वहाँ अनेक अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं वो पैदा होती हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति से ही जुड़ी हुई थी। अब ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको वन लाइनर के तौर पे देखते जाइए। पहले तो ये बताया गया कि द फर्स्ट थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑन हड़प्पन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज डन बाय स्टुअर्ट पिगट। ये पहली बार एनालिसिस किसके द्वारा किया गया था, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा किया गया था। और उन्होंने कहा, मतलब उनकी एनालिसिस ये कहती थी कि इट वाज अ वेरी सेंट्रल एम्पायर। तभी तो ये बना रहा लंबे समय तक। हालांकि 700 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन इतने कम भी नहीं होते। तो सेंट्रल एम्पायर था और इसे गवर्न करने वाला व्यक्ति जो था वो प्रीस्ट होता था, पुजारी। अभी पीछे आपने दाढ़ी वाले पुजारी को देखा है ना, ठीक वैसा ही। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द 2 कैपिटल्स। 2 कैपिटल हुआ करती थी। अब ये अंदाजा उन्होंने कैसे लगाया होगा, तो ये ज़्यादा डेवलप थी और इन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया था। कैपिटल जो होती है ना उसे लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि वो मेन एरिया होता है। देयर आर 6 ग्रेनरीज इन हड़प्पा और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो इन्हीं जगहों पे पाई जाती थी। तो जो ग्रेनरीज थी जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता था तो उसमें से 6 तो हड़प्पा में ही पाई गई। द टेरिटरीज विच वर इंक्लूडेड इन एंशियंट मेसोपोटामिया आर प्रेजेंट डे ईस्टर्न सीरिया एंड साउथ ईस्ट तुर्की एंड मच ऑफ इराक। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो कंटेम्प्रोरी कल्चर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये सिविलाइजेशन भी काफ़ी बड़ी थी। तो प्रेजेंट डे में अगर हम इसे खोजना चाहें तो ईस्टर्न सीरिया, उसके अलावा साउथ ईस्टर्न तुर्की और इराक का भी एक बड़ा इलाका इसमें कवर होता है। इन मेसोपोटामिया द अकेडियन लैंग्वेज हैड रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन वहाँ पे पहले से ही चल रही थी। सुमेरियन में अक्षर जो है वो खोद कर बनाए जाते थे, ऐसे पेन और पेपर लेके लिखे नहीं जाते थे। उन्हें किसी पत्थर पे या किसी धातु की ऐसी प्लेट होती थी उस पर खोदा जाता था। बाद में क्या होता है, उसका जगह लेने के लिए आ जाती है अकेडियन लैंग्वेज। साथ में कुछ और फैक्ट है यहाँ देखिए, एक फैक्ट का दूसरे से ताल्लुक हो ये आवश्यक नहीं है। द प्लेटफॉर्म्स डिस्कवर्ड इन कालीबंगा आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। उस समय तक मड ब्रिक का लोग प्रयोग करना जान गए थे। तो कालीबंगा में जो हमें प्लेटफॉर्म्स प्राप्त हुए हैं उस समय के, वो असल में मड ब्रिक्स से बने हुए हैं। 3 फेस डाइटी जिन्हें कि पशुपतिनाथ कहा गया हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑन सील फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इन दिस, अब इस सील में और क्या क्या है, तो एक सींग नुमा मुकुट पहने हुए व्यक्ति है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग वाला एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है और उनके चारों ओर कुछ पशु हैं जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोरस, चीता, बफेलो, इस तरह के जो हिंसक जीव हैं और ताकतवर जीव हैं कुल मिलाकर, वो इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। करेक्ट जियोग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ हड़प्पन साइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये पशुपति शिव ही है ऐसी कल्पना क्यों की गई, क्योंकि भगवान शिव जो है वो पशुओं के भी देवता हैं। पशुओं का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि मनुष्यों का, मतलब हर जीव का। तो ये पशु निर्भय होकर उसके चारों ओर घूम रहे हैं और ऐसे पशुओं के बीच में वो निश्चिंत होकर ध्यान मुद्रा में लीन है। इसका मतलब है कि इन जानवरों पर उसका कंट्रोल है, ठीक है, ये उनका स्वामी है, तो इन्हें कहा जा सकता है पशुपतिनाथ। इसके बाद आप देखें जो करेक्ट जियोग्राफिकल सीक्वेंस है हड़प्पन साइट्स का, नॉर्थ से साउथ की ओर चलें तो पहले सबसे नॉर्थ में क्या पड़ेगा, हड़प्पा पड़ेगा, चूँकि मोंटगोमरी रीजन है पाकिस्तान
मतलब पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहाँ पे। उसके बाद उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे तो कालीबंगा पड़ेगा, ये राजस्थान में है। फिर मोहनजोदड़ो का नंबर आता है जो कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रोविंस का, और अंत में आता है लोथल जो कि गुजरात में है। गौतम और बौधायन के हिसाब से क्या है, तो गौतम एंड बौधायन इन लेटर वैदिक पीरियड हैड मेंशन इन द लैंड रेवेन्यू, यहाँ आप देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो कितना है, रिलेटेड डिटेल्स दैट द एनुअल इंटरेस्ट रेट वाज चार्ज एट रेट ऑफ 15%। मतलब यहाँ जो एनुअल इंटरेस्ट रेट था वो कितना चार्ज किया जाता था, 15% पूरी उपज का। मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से ये थ्योरी आती है, मतलब उनकी अपनी थ्योरी रहती है कि आर्यंस जो है वो इंडिया में एंटर करते हैं और वो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वहीं से एंटर करते हैं, और बीच में सबसे पहले उनका सामना होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन रीजन से, जो मुख्य पार्ट था, और उसे वो तबाह करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि वो स्वभाव से आक्रामक रहते हैं, लड़ाकू रहते हैं, उनके पास तेज़ रफ्तार में दौड़ने वाले घोड़े और लोहे के हथियार इत्यादि हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और स्वभाव भी इनका लड़ाकू रहता है। तो ये आते हैं बाहर से और वहीं से प्रवेश करते हैं, रास्ते में जो आता है उसको तबाह करते जाते हैं, तो इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हो जाती है, ऐसा मानना है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं। जेम मेकिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोथल एंड चनूदड़ो। द मेजर गुड्स इंपोर्टेड बाई हड़प्पन्स वर मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स। मेटल का भी इंपोर्ट होता था और प्रीशियस स्टोन्स जो है उनका भी होता था। द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज कंप्लीटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। मोहनजोदड़ो किस रिवर के बैंक पे, इंडस रिवर के। देयर वॉज अ डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल में डॉकयार्ड है, ये तो आप जानते ही हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली यूज टू प्ले डाइस। मनोरंजन के लिए इन्हें कुछ तो करना था, हमेशा तो उद्योग धंधा करेंगे नहीं, तो अपने मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई भी करवाते थे, डाइस के जो खेल हैं वो भी खेला करते थे। अब ये डाइस जो है जुआ ही हो ये आवश्यक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कैमल बोन्स भी पाई गई हैं कालीबंगा से। कालीबंगा मतलब रेगिस्तानी इलाका राजस्थान का, तो वहाँ पर ऊँट का चलन पहले से ही था। इसके बाद कुछ एविडेंस जो है वो 7 फायर अल्टर के प्राप्त हुए हैं और ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यज्ञ वेदियाँ कई जगह से मिली हैं, लेकिन कालीबंगा वाला इसमें से दिखाई देता है। स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ इफिशिएंट एंड वेल प्लान्ड वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बाय डैम्स एंड रिजर्वायर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम धौलावीरा। इसमें पूछा गया था कि कहाँ से एक सुनियोजित जो जल निकासी की प्रणाली है और जल संचयन व्यवस्था है वो दिखाई देती है, तो ये धौलावीरा है। और मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से इन्होंने पहली बार जो आर्यन इन्वेशन भारत पे हुआ था उसकी थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, जो कि काफ़ी हद तक विश्वसनीय भी है। अब लोथल और चनूदड़ो ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, बीट प्रोडक्शन। मन के बनाने के बहुत सारे कारखाने मिले हैं और इसको न सिर्फ वो लोग अपने इस्तेमाल में ले आते थे या घरेलू स्तर पर बेचते थे, उसके अलावा बाहर भी भेजने का काम करते थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन इटसेल्फ। जो सिटीज़ का इवोल्यूशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पहली बार हमें दिखाई देता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे दुखद बात तो ये होती है कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं, मतलब पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से लग जाती हैं और पाकिस्तान उनकी कद्र नहीं कर पाता। जो बची खुची रहती हैं वो हमारे पास आती हैं। तो ऐसे में फिर एक नया जुनून सवार हो जाता है कि हम अपने देश में भी खोजेंगे, क्योंकि ये सभ्यता जो है ये चारों ओर फैली हुई थी। तो जब अपने यहाँ एक्सकेवेशन का काम ज़्यादा धड़ल्ले से होता है तो नई नई साइट्स निकल कर आने लगती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ देखें कि मोस्ट ऑफ द इंडस साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात इंडिया। मतलब ज़्यादातर गुजरात में खोजी गई। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में खोजी गई हैं, और जगहों पर भी मिली है। लेकिन एक चीज़ आप मोटे तौर पे समझ लीजिए कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट था वहीं पर इसका ओरिजिन था, वहीं पर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। बाकी हिस्सों में ये धीरे धीरे करके फैलती थी। और फैलने के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि जब बाहरी इन्वेशन होने लगता है या क्लाइमेट वहाँ का बदलने लगता है तो उसकी वजह से तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ से पलायन करने लगते हैं, वहाँ से हटना शुरू हो जाते हैं और जगह जगह जाकर बसने लगते हैं। तो ऐसे जाकर ये फैल जाती है, नहीं तो पहले फैली नहीं रहती है। इसका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही रहता है। तो अब यहाँ देखें कुछ और भी बातें बताई गई हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप अप टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। 2 हड़प्पन साइट्स नेम शोरतुगई एंड मुंडीगाक। ये कहाँ पे है, तो ये हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है अफगानिस्तान की, वहाँ पर स्थित है। तो कुछ की अवस्थिति अफगानिस्तान वाले हिस्से में भी पाई गई है, ऐसा इसमें बताया गया। अब यहाँ पे सिमेट्री एज की बात की जा रही है, तो इसका संबंध हड़प्पा से है। और मोस्ट ऑफ द एंशियंट साइट्स रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। ज़्यादातर इसमें से सरस्वती रिवर के बैंक पर खोजी गई हैं। मॉर्टिमर व्हीलर ने ये कहा है कि इंद्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे हड़प्पन कल्चर के एक्सटिंक्शन की वजह से। माफ़ कीजिए, हड़प्पन कल्चर का जो एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब तेजी से ये गायब होती गई, इसका जो मूल क्षेत्र था वो तबाह हो गया, तो उसके पीछे इंद्र कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल थे। अब इंद्र के रिस्पॉन्सिबल होने के पीछे आप ये कयास लगा सकते हैं कि देवी देवता का अस्तित्व अगर कोई न भी माने तो क्लाइमेट चेंज अगर हुआ होगा, या तो वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, या वर्षा होना ही बंद हो गई होगी, या फिर बाढ़ इतनी भयंकर आई होगी कि तबाही मच गई होगी। तो ये सब कारण भी किसी सभ्यता को नष्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये इंद्र का प्रकोप हो सकता है। इसके बाद और भी चीज़ें बताई गई कि चनूदड़ो इज द ओनली साइट फ्रॉम वेयर कर्व ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड नो सिटाडेल
हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चन्हुदड़ो। यहाँ पर किसी भी तरह का जो सुरक्षा का घेरा है, जिसे कि उस समय में दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग जो है वो दुश्मन से रक्षा के लिए बनाए जाते थे। चारों ओर से एक मोटी चौड़ी चारदीवारी बना दी जाती थी जिसको कि दुश्मन लांघ न पाए या तोड़ न पाए। तो वो सब नहीं पाया गया। इसका मतलब ये है कि बाहर से हमले का कोई खतरा नहीं था यहाँ पे। और यहाँ कर्व ब्रिक्स पाई गई हैं जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम नेवासा। नेवासा से ये पाए गए हैं। और नेवासा है कहाँ पे? तो ये प्रवरा रिवर के तट पे है, मतलब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र का। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस साइट गोज टू M.N. देशपांडे। तो नाम आप याद रखिएगा। द हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस। धौलावीरा द सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपको दी जा रही हैं। अ स्मॉल इंस्क्रिप्शन रिटन इन वेरी लार्ज लेटर, मतलब बात तो छोटी सी ही है लेकिन उसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है और ये डिस्कवर्ड किया गया है, मतलब इसकी खोज कहाँ से हुई है? धौलावीरा से। इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम सील्स। जो सील्स प्राप्त हुई हैं उससे हमें इंडस स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी मिलती है जो कि काफ़ी हद तक बोधगम्य नहीं है। द डिवीजन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर मल्टीप्लाइज ऑफ 16। द ग्रीक्स रिसीव द नॉलेज ऑफ कॉटन फ्रॉम द इंडियंस। अब जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने कॉटन का नॉलेज हम ही लोगों से प्राप्त किया था। और चूंकि यहाँ से वो सीख कर ले गए थे कॉटन की जानकारी, तो वो कॉटन के लिए सिंडन या हिंडन वर्ड का यूज़ करते थे इंडस रिवर के नाम पे। द मोस्ट पॉपुलर एमंग इंडस सील इज वन हॉर्न बुल। द रिमेन्स ऑफ पैलेजोइक, यहाँ आप देख रहे हैं। एक खास बात है जिसे कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वन हॉर्न बुल, ये जो वन हॉर्न बुल है इसकी आकृति से गुदी हुई जो सील्स हैं वो काफ़ी फेमस रही हैं। हालांकि कोई भी बुल जो है वो वन हॉर्न नहीं हो सकता है। हालांकि उसकी एक सींग टूट जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पे एक सींग वाला जो है वो राइनोसोरस होता है। कुल मिलाकर यहाँ बुल की बात की जा रही है। द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बेलन वैली। जो बेलन वैली है वहाँ से ये तीनों ही समय के जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों ही पीरियड्स के जो रिमेन्स हैं वो कहाँ से इकट्ठे मिले हैं। तो ये बेलन वैली, बेलन नदी की घाटी है। एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन साइट कॉल्ड कोट दीजी। कोट दीजी नाम की जो साइट है वहाँ से हमें फोर्टिफिकेशन के भी साक्ष्य मिलते हैं। द आइवरी स्केल फॉर लीनियर मेजरमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल। लोथल से लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल है, पैमाना है, वो प्राप्त हुआ है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन एंशियंट इंडिया वाज कॉल्ड रक्तिका। उस समय जो रक्तिका या रक्तिक नाम से यूनिट होती थी वो मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, जिससे कि हम ज़्यादातर चीज़ों को नाप कर बताते थे। लोथल और मुंद्रा ये जो है ये मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे। गुजरात, मतलब इंडस सोसाइटी जो थी उसके लिए गुजरात में ये मेजर पोर्ट्स की भूमिका निभाते थे। पोर्ट सिटी थी। द हड़प्पन पीपुल हैड नॉलेज ऑफ फ्रूट लाइक वाटरमेलन, डेट, पाल्म, लेमन और पॉमग्रेनेट की भी जानकारी इनको थी। इस तरह के बहुत सारे फलों के बारे में ये जानते थे। जैसा एरिया होता था, ऐसा भी नहीं है कि हर इलाके में ये सारे फल एक साथ मिलते हों। स्वस्तिक सिंबल कम्स फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो अर्लीस्ट रेफरेंस हमें प्राप्त होता है स्वस्तिक का, स्वस्तिक एक पवित्र चिन्ह है सनातन धर्म का, तो उसका पहला एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिलता है। और ये सन वर्शिप से जुड़ा हुआ है, सूर्य की पूजा से जुड़ा हुआ है। बाद में इसको आर्य भी अपना लेते हैं। यहाँ आपने देखा कि द स्वस्तिक वाज अ सिंबल ऑफ सन वर्शिप इन द इंडस वैली सोसाइटी। टॉरस वाज रिलेटेड टू द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल। अभी ऊपर आपने देखा है एक सींग वाले बैल के बारे में, एक सींग वाले पशु के बारे में। असल में वो बैल नहीं था, बाकी जो कुबड़ वाला बैल हुआ करता था जिसकी की पीठ पे एक ऊंचा ऐसे डील हुआ करता था, तो ये स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता था। मतलब एक पवित्र पशु होता था बैल, और ये पूरी इंडस वैली सोसाइटी में एक पूजित पशु के तौर पे पूजा जाता था। इसे शक्ति का प्रतीक मानते थे। द फेमस फिग्राइन ऑफ प्रीस्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। जो पुजारी वाली प्रतिमा आपने देखी थी ना, ऊपर शाल वाल ओढ़कर बैठा हुआ था, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिमेट्री एच कल्चर, द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान whom they called सिमेट्री एच एरिया कल्चर इज व्हाट द इंडस आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड लेट हड़प्पन कल्चर। उसी को इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या कहा है, लेट हड़प्पन कल्चर कहा है, लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं उनकी राय अलग है। सिमेट्री एच वॉज डिस्कवर्ड इन 1934 फ्रॉम हड़प्पा। उसकी खोज कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। और माधव स्वरूप वत्स के हिसाब से उन्होंने ही पहले ये नाम दिया था। हड़प्पा से ये खोजा गया था 1934 में, तो उन्होंने इसे नाम दिया था सिमेट्री एच। ही वॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटर ऑफ दिस साइट, और उन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम पहली बार करवाया था। इसके अलावा आलमगीरपुर को तो आप जानते ही होंगे, ये कहाँ पे है? तो अभी यूपी में ही पड़ेगा, मतलब यूपी का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये हिंडन रिवर के बैंक पे लोकेट करता है। और यहाँ से एक गोल्ड प्लेटेड जो टेराकोटा की मनिया है, बीड्स है, वो प्राप्त हुई है। मतलब है असल में वो मिट्टी की ही, मिट्टी से ही पकाकर उसको बनाया गया है, लेकिन ऊपर से सोने का पानी या सोने की जो पन्नी है उस पर चढ़ाई गई। और इसके अलावा बहुत सारे जो क्लोथेस हैं, कॉटन वगैरह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और ट्रैंगुलर शेप, इसके अलावा पीकॉक और स्क्वायरल के भी शेप के जो बर्तन हैं वो यहाँ से पाए गए हैं। तो बहुत तरह की रंग बिरंगी चीज़ें मिली हैं, जिससे मालूम होता है कि ये सभ्यता का चरम बिंदु था।
इसके अलावा हुलास की बात हो रही है। इसका जो लोकेशन है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि यूपी का है। और यहाँ से कई सारी और रुचिकर चीज़ें मिली हैं, जैसे कि जो कांचली मिट्टी होती है उससे बने हुए मनके, और ज्योमेट्रिकल और तरह तरह के जो डिज़ाइन है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इन पर काले रंग से पॉलिश किया गया है, मतलब वो पेंट करके और इसे और आकर्षक बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक सील भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और जो ठप्पे हैं वो प्राप्त हुए हैं, चर्ट ब्लेड प्राप्त हुई हैं, कई सारी चीज़ें हैं। बोन पॉइंट्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुछ हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स मिले हैं यहाँ से। और इसके साथ आप भगवानपुर को देख रहे हैं, तो ये भगवानपुर या भगवानपुरा आप इसे कहते हैं, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सरस्वती रिवर का जो साउदर्न बैंक है वहाँ पे ये लोकेट करता है। जेपी जोशी के द्वारा इसका एक्सकेवेशन करवाया गया था, और ये समय था 1982 का। माफ़ कीजिए, ये जो जेपी जोशी के द्वारा एक्सकेवेशन करवाया गया था ये जगह है भगवानपुरा। बाकी 1982 में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो मांडा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जगह है ये मांडा है। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, भगवानपुरा का एक्सकेवेशन 1982 में नहीं होता है, ये मांडा है जिसकी लोकेशन चेनाब रिवर के बैंक पे है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका एक्सकेवेशन कराने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेपी जोशी, और ये समय है 1982 का। दोनों की जो खुदाई करता है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, जेपी जोशी। समय मांडा का आप याद रखेंगे 1982। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी को देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या इसी को आप कहते हैं माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, मतलब मॉन्ट फॉर मॉन्टेग्यू और फोर्ड फॉर चेम्सफोर्ड, तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। इसकी शुरुआत होती है 20 अगस्त 1917 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये डिक्लेयर करते हैं, हालांकि इनके दिमाग में पहले से चल रहा था, लेकिन पहली बार ये मुंह से बोलकर बताते हैं कि दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में स्टेबल करना, इस्टेब्लिश करना, ये इनका टारगेट है। और एडविन सैमुअल माउंटेग्यू, ये माउंटेग्यू का पूरा नाम है, ये जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करते हैं। और ये हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट क्या रहती है, इसे माउंटेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और इसमें ये बताया जाता है, ये जो ब्रिटिश सरकार की मंशा है ना, वो इसी में जाहिर होती है कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम इंट्रोड्यूस करें, लोगों के फेवर में इस गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए। हालांकि इसमें अंग्रेज़ों का अपना फ़ायदा था, अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के हिसाब से करना चाहते थे। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज दस इनेक्टेड विच कम इनटू फोर्स इन 1921। ये इनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो फोर्स में आने की इसकी डेट है वो 1921 की है, और इसको माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब इसमें जो माउंटेग्यू है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को तो आप जानते ही हैं, ये उस समय वायसराय थे। द सोल पर्पज ऑफ दिस एक्ट वॉज टू इंश्योर इंडियन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, मतलब अपना जो भारतीय हैं वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, तो रिप्रेजेंटेशन का एक छोटा अवसर उपलब्ध कराना, ये भी इसका उद्देश्य था। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ आप देख रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। पहले क्या हुआ, जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म था उसमें एक कम्युनल माफ कीजिए, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फंडा था वो सामने ले आया जाता है। पहले मुसलमानों के लिए अलग से एक इलेक्टोरेट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन यहाँ उसको और इन्हेंस कर दिया जाता है, एक्सटेंशन उसका हो जाता है, और उसमें सिख और इसके अतिरिक्त इंडियन क्रिश्चियन जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं। एंग्लो इंडियन और यूरोपियन जो है उनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ऐसी बात की जाती है। इसके साथ और भी चीज़ें हैं। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, और इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इसके साथ कुछ और भी प्रोविजन है, जैसे कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है वो ये करता है। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सेंट्रल बजट। इसी में ये जो 1919 का माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसी में पहली बार जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेपरेट कर दिया जाता है सेंट्रल बजट से। एंड अथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वो अपना बजट बनाने में अब सक्षम हो गया था, हालांकि उस पर सेंट्रल का कंट्रोल अभी भी था। It required that the 3 of 6 members of Viceroy Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indian। तो भारतीयों को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया था, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में था। अंग्रेज सिर्फ कहते थे, दिखावे के तौर पे था, वास्तव में ऐसा कोई अधिकार था नहीं भारतीयों के पास। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। अब कौन कौन से इसके हिस्से थे, तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व। द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर विद द एड टू, देखिए गवर्नर जो है वो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करता था, लेकिन उसमें सहायता किसकी होती थी, तो विथ द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल।
ये कैसे मिनिस्टर्स हैं? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वहाँ पे क्या होता था? तो वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, उसको भी गवर्नर ही एडमिनिस्टर्ड करता था। लेकिन वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो उसे सहयोग देने का काम करती थी। दिस डुअल स्कीम, अब ये क्या है? दो तरह की स्कीम है, मतलब दो तरफा काम है। तो ये जो डुअल स्कीम है इसको डायआर्की कहा गया। और डायआर्की जो टर्म है ये फ्रेंच वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है, माफ़ कीजिए ये ग्रीक वर्ड है डायआर्की जो कि यूज़ किया जाता है। और डायआर्की इसको ऐसे लिखा जाता है, बाद में इसे मिलाकर एक जैसा कर दिया गया। मतलब इंग्लिश के रूप में जब इसका रूपांतरण ग्रीक से जब इसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है तो ये बन जाता है डायआर्की। कुल मिलाकर डबल रूल से तात्पर्य होता है। तो डबल रूल कैसा था? यहाँ दो सब्जेक्ट पहले तो डिवाइड किए गए, ट्रांसफर और रिजर्व, और उसके आधार पर गवर्नर जनरल का दो अलग अलग जो वर्किंग फेज है वो हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाई डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। उनके पास अपनी एक सब्जेक्ट की लिस्ट होती थी, जैसे आजकल 3 लिस्ट होती है जिसमें कि एक सेंटर के और एक स्टेट के जिम्मे होती है और एक पे दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक वैसे ही उस समय भी तो उनकी जो रिस्पेक्टिव लिस्ट होती थी सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से वे कानून बना सकते थे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। ये क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अभी भी कंटिन्यू था पहले के जैसे, मतलब वो सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि 2 हिस्से में सरकार को ही बांट दिया गया था। ये स्टेट्स को कुछ हद तक फ्रीडम दी गई थी, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी बायस। अब इसके साथ और भी चीज़ें हैं। ये क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है वही तो हम जान रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, ये इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे हैं Thus, the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house, Council of State, and lower house, Legislative Assembly, 2 हिस्सों में, और the majority of member of both the houses were chosen by direct election. अब इसमें जो चयन होता था वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता था, ये आपको ध्यान रखना है. It provided that after 10 years, a situatory commission would be set up to study the working of the government. This resulted in the Simon Commission of 1927. 10 साल पूरा होने से पहले ही साइमन कमीशन गठित कर लिया जाता है, जो कि 7 सदस्यीय आयोग रहता है, और इसमें जितने भी रहते हैं सब गोरे लोग रहते हैं. भारतीयों को कोई जगह ही नहीं दी जाती, जबकि सारा फैसला और सारा जो रिसर्च और एनालिसिस करनी थी वो भारतीयों के ऊपर, उनके पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर करनी थी. लेकिन अंग्रेजों ने उसमें सिर्फ अपने ही आदमी रखे थे, तो इस वजह से उसका विरोध होता है. कुल मिलाकर साइमन कमीशन जो 1927 का है वो इसी का रिजल्ट होता है. इसी के रिजल्ट के तौर पे समय से पहले ही गठित कर लिया जाता है. मेजर रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, उसमें रिकमेंडेशन में क्या था? एबोलिशन ऑफ डायआर्की था, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, इसके अलावा कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसी से तो अंग्रेज अपनी खुराक ले रहे थे. इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये सारी रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की. और आप ये जानते ही हैं कि साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उनको माना जाता है. तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है. और इस 1935 वाले एक्ट से हम बहुत सारी बातों को ले लेते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा डाल लेते हैं. तो ये कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारा संविधान है उसमें बनी हुई है. हालांकि इनका स्वरूप बदल गया है, अपने हिसाब से हमने इसे ढाल लिया. यूपी का स्टैटिक जीके देख लीजिए, बाकी डायनेमिक तो हम लोग देखते रहेंगे. मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेट करते हैं, एक तरफ लोकेशन दिया है, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट का नाम दिया है. 2 कॉलम में करके ये जानकारी है. वैसे तो इसमें 4 कॉलम है, ये आप देख रहे हैं ना, 4 कॉलम है, लेकिन दो के हिसाब से हम देखेंगे. तो पहला वाला जो इंस्टीट्यूट का नाम है उसे देखिए, यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, और ये लखनऊ में है. जुडिशियल ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी लखनऊ में है. जो एक जगह पे स्थित है उनको एक साथ याद करिएगा. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी लखनऊ में है, और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी लखनऊ में. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में है. तो इतने सारे तो लखनऊ में है. और भी है बीच में देखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है, और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हापुड़ में है. इसकी लोकेशन कहाँ पे है? हापुड़ में है. पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये लखनऊ में है, और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लखनऊ में है. और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये आपका लखनऊ में है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये जो बकरी अनुसंधान संस्थान है इसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये मथुरा में है. इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में है, माने बरेली में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये नोएडा में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है. गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ये प्रयागराज में है. और सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है.
सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में पड़ेगा, और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झांसी में है, चारा अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ये भदोही में है, कालीन अनुसंधान संस्थान, और कारपेट सिटी भी कहा जाता है भदोही को। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपकी लोकेशन जो है ये लखनऊ में है। तो इसमें बाद में भी बहुत सारे लखनऊ में दिए हुए हैं, तो लखनऊ वाला एक जगह करके, कानपुर वाला एक जगह करके, प्रयागराज का जो है वो एक जगह करके, गाजियाबाद नोएडा का एक जगह करके आप याद कर सकते हैं, ऐसे आपको सरलता होगी। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये आपका नोएडा में है, और भी है। आप देखें यहाँ पे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी इज्जत नगर बरेली में है। अभी पीछे आपने इज्जत नगर वाला एक जगह और देखा था। इसके बाद वीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये आपका नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये जो पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट ये आपका नोएडा में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसका जो पुराना नाम था वो था सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये प्रयागराज में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है। ऐसे हमने देखा। अब यूपी के जो इंपॉर्टेंट पार्क और सिटी है उनको देख लेते हैं। तो डिफेंस पार्क आपका कहाँ पे है? लोकेशन इसकी कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। एरोस्पेस पार्क की लोकेशन लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी जगहों पे है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है आपका अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ को कवर करता है। रीजनल साइंस सिटी ये लखनऊ में है। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, और ट्रोनिका सिटी जो है ये पूछा गया था गाजियाबाद में है। नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर पार्क ये आपका कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी नोएडा में है। थीम पार्क टूरिज्म रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। थीम पार्क का मतलब किसी भी चीज़ की थीम से हो सकता है, लेकिन इसका संबंध टूरिज्म से है। तो ये आपका आगरा में है, और मेडी सिटी जो है वो आपकी चक गंजरिया में है, मतलब लखनऊ की बात हो रही है। आगे चलते हैं, इसको चक गंजरिया कहा जाता है। इसके बाद है निकिडा सिटी, न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे नोएडा डेवलप हुआ है उसी तर्ज पे। और ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी जो है ये डिबियापुर में पड़ता है, यानी औरैया में। ये लेदर पार्क आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इंडिया इन उत्तर प्रदेश, मतलब भारत में भी पहला और उत्तर प्रदेश में भी पहला। ये कानपुर में है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, इसके अलावा आगरा में है। टेक्सटाइल होजरी पार्क जो है ये कानपुर में है। साइंस पार्क आपका संडीला में पड़ता है, माने हरदोई में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर में है, यानी उन्नाव की बात हो रही है। और इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क आपका ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में भी है। मेगा फूड पार्क जो है ये बहेरी में पड़ता है, ये बरेली की बात हो रही है। वेब सिटी आपकी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। एग्रो पार्क आपका बाराबंकी और वाराणसी दोनों जगह पे है। बुद्ध थीम पार्क ये सारनाथ में है, मतलब वाराणसी में है। सोलर सिटी प्रोग्राम ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में पड़ता है। परफ्यूम पार्क आपका कन्नौज में है, और साइबर सिटी आपकी कानपुर में पड़ती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है, और लायन सफारी पार्क जो है वो इटावा में है। अब यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन टोटल कितने हैं? 9 है। और किसान रथ योजना की शुरुआत हुई थी 2010-11 में। किसान बही योजना जो है काफ़ी पुरानी है, 1992 की है। और ऊर्जा, यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्जा शहर योजना, ये कब की है? 2008 की है। यहाँ समय आपको याद रखना है, पूछा जाता है। चकबंदी योजना जो है ये 1954 की है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 371 ग्राम पर डे, ये 2018-19 का बेस ईयर है। और 394 ग्राम पर डे इन इंडिया, ये 2018-19 का ये भी है। मतलब यहाँ यूपी के रिस्पेक्ट में और इंडिया के रिस्पेक्ट में दोनों बताया गया है। ओल्डेस्ट कैनाल जो है वो ईस्ट यमुना कैनाल है, ये 1830 की है। कितनी पुरानी है आप देख रहे हैं। स्टेट मिल्क बोर्ड जो है ये गठित हुआ था 1976 में। लार्जेस्ट कैनाल जो है ये शारदा कैनाल है। और गोकुल अवार्ड स्कीम जो है इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 की है। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन जो है ये आगरा में है पोटैटो के लिए, कानपुर में है, माफ कीजिए, आगरा में है पोटैटो के लिए, लखनऊ में है मैंगो के लिए। मतलब इसमें अलग अलग जगह पे है ना ये जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन है। तो आगरा वाला जो है वो पोटैटो के लिए है, लखनऊ वाला जो है वो मैंगो के लिए, और सहारनपुर का जो है वो भी मैंगो के लिए, यानी आमों के लिए ही होता है। इसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है ये 2009 का है। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गाजियाबाद का है। और इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड ये बाराबंकी में है। नंबर ऑफ ऑपरेशनल सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, मतलब जो ऑपरेशनल है फिलहाल, उनकी संख्या कितनी है? 13 है। और ये 31 अक्टूबर 2020 तक का डाटा है। इसके अलावा वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म जो है ये नैनी में पड़ता है, प्रयागराज में। वैसे इसका जो मेन स्थान है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वैद्यनाथ का, वो झांसी में है। वहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं, मतलब अब बहुत सारे इसके ऑनर हो गए हैं, अलग अलग पार्ट।
तो वैद्यनाथ के नाम से वो सारी मेडिसिन बनाते हैं, कुछ नोएडा से बनाते हैं, कुछ नैनी से प्रोडक्शन होता है, कुछ लोकल तौर पे झांसी में बनती है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। फिलहाल नैनी प्रयागराज। फर्स्ट शुगर मिल जो है ये प्रतापपुर में है, मतलब देवरिया, 1903 में ये बनी थी। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड जो है ये नैनी में है, प्रयागराज में। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहा जाता है, और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये नैनी में है, माने प्रयागराज में। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये मुजफ्फरनगर में है, और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ये हजरतपुर कानपुर में पड़ती है। फॉर्ज रेल व्हील प्लांट जो है ये रायबरेली में है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में है, काफ़ी बड़ी है। टाटा मोटर्स ये ट्रक का प्लांट है, लखनऊ में है। यूरिया फर्टिलाइज्ड फैक्ट्री जो है इफ्को ये आपकी आंवला में पड़ता है, यानी बरेली में पड़ता है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड इसका जो स्थान है वो लखनऊ में है, और लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो अपने यूपी की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में स्थित है। भेल की बात की जा रही है, ये आपने देखा। और यहाँ देखें लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मतलब एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री भी है। वैसे तो बड़ी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में भी बहुत सारे लोगों को ये खपाती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, तो इसमें उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, जिसे कि यूपी का कहा जाता है, ये कानपुर में है, 1952 का है। और यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ का है, 1958 का। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये कानपुर का है, 1954 का। और यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, माफ कीजिए, यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ का है, 1966 का। इसके अलावा प्रादेशिक इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ये 1972 का है, लखनऊ का। और यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आगरा में है, 1974, समय देख लीजिएगा। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कानपुर में है, 1961 का है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ आप देख रहे हैं ये लखनऊ में है, 1974 का। कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिन्हें कि देखना आवश्यक है, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर। और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को गीडा कहा जाता है, ये गोरखपुर में ही है। सीडा जो है ये जौनपुर की है। साथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद आप देख रहे हैं ग्रेटर, यहाँ नीचे ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे ग्रेटर नोएडा कहा जाता है, मतलब ग्रेटर आप अलग कर लीजिए, बाकी नोएडा ही है। तो गौतम बुद्ध नगर। लीडा जो है ये लखनऊ का है, यहाँ आप देख रहे हैं लीडा जो है ये लखनऊ का है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और बीडा ये भदोही का है, भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद टूरिज्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपी से संबंध रखते हैं, इन्हें देख लीजिए। कुल मिलाकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो 1956 का है, और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जो है वो 1972 का है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1974 का है। ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू टूरिज्म, फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 1998 की है। न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2018 की है। और हेरिटेज आर्क की अगर बात करें तो ये 3 है टोटल, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क इज अ ट्रैंगुलर नेटवर्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम आगरा टू लखनऊ एंड वाराणसी इन इंडिया, पूरा इसका विस्तार है, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर। इसके बाद आप देखें पेइंग गेस्ट स्कीम जो है इसका संबंध टूरिज्म से है, और ये 1994 की है। मैत्रेय प्रोजेक्ट जो है ये आपका डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेसेस से जुड़ा हुआ है, मतलब बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो प्लेस है उन्हें उभारना, डेवलप करना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, तो इसमें यूपी में जो है उसमें ताजमहल है, 1983 का है। आगरा का फोर्ट है, 1983 का ये भी है। फतेहपुर सीकरी जो है ये 86 में शामिल किया गया था, और कुंभ फेयर को शामिल किया गया था 2017 में। इसके बाद मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, ये आपका चिन्हट में पड़ता है, लखनऊ में। यहाँ से हम आगे देखेंगे मेजर कल्चरल एकेडमी और म्यूजिकल इंस्टीट्यूट्स को, और साथ में ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। स्टेट ललित कला एकेडमी जो है ये लखनऊ की है, 1962 की है। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम जो है ये लखनऊ का है, 1957 का। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं, इसका पुराना नाम भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती इसको पहले कहा जाता था, 1963 तक। इसका नाम चेंज करके संगीत नाटक अकेडमी कर दिया गया है, यूपी की है ये, लखनऊ में स्थित है, मतलब इसकी लोकेशन लखनऊ में है, 1969 इसका ईयर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव, इसकी लोकेशन प्रयागराज में है, और ये 1947 का है। इसके बाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी को आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की है, 1975 की। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स जो है वो लगते हैं मथुरा में, वैसे तो पूरे यूपी में ही लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं, करीब 86। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है। द वनली म्यूजियम ऑफ कुषाण एंड गुप्त एज कल्चर, ये आपका मथुरा में है, मतलब कुषाण और गुप्त कला जो थी, गुप्त एज का जो कल्चर था, उस समय की जो आर्ट थी उसको दर्शाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोल्क आर्ट कल्चर, ये आपका लखनऊ में है। और बटेश्वर फेयर लगता है आगरा में। कौन सा फेयर कहाँ पे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आपका लखनऊ में है, 1911 का है। सुलह-ए-कुल फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है आगरा में।
भारत कला भवन ये आपका वाराणसी में है, 1920 का है, समय भी आपको साथ में पता होना चाहिए। चरकुला डांस ये ब्रज रीजन में होता है। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड 1975 का है। इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तबला और सितार के खोजकर्ता वही हैं। सोल क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश ये कथक है, शास्त्रीय नृत्य के तौर पे इसे माना जाता है। अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अयोध्या में है, 1986 का है। और भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट ये 1966 का है। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ का है, 1990 का है। अब थोड़ा सा जनरल हिंदी को देख लेते हैं। तो जनरल हिंदी में यहाँ हम विलोम शब्दों को देख रहे थे, और विलोम शब्दों में आप देखें यहाँ द्वंद्व, द्वंद्व का क्या होगा, शांति होगा। विलोम द्वंद्व मतलब युद्ध, आपस में गुत्थम गुत्था, तो उसका शांति हो जाएगा। धरा का गगन हो जाएगा। धनी का निर्धन होता है, धनिक का दरिद्र होता है। धीरोदात का धीरोद्धत होता है। धीरोदात मतलब जो उदार व्यक्ति है और साथ में वीर है, मतलब वीरता के साथ साथ उसके अंदर विनम्रता और उदारता का गुण है। और धीरोद्धत का मतलब है उजड़, चंचल और वीर पुरुष। इसके बाद धवल का मतलब होता है श्वेत यानी सफ़ेद, और कृष्ण मतलब काला, श्याम भी कहते हैं। प्रवेश का निकास होता है। फाटक का हाटक होता है। फाटक का हाटक कैसे होगा, हाटक मतलब सोना होता है, स्वर्ण, जो कि कीमती है। और फाटक का मतलब वो एक लोहे का फाटक, दरवाजे वाला फाटक तो होता ही है। उसके साथ साथ आप देखते हैं इससे चावल और इस तरह के जो अनाज होते हैं उनको सूप में रखकर फटका जाता है, ताकि उसमें से जो बारीक कण खुद्दी है वो बाहर हो जाए। तो चावल को फटके आप सूप में, और उसके बाद जो कण धान की भूसी के छोटे छोटे कण या फिर चावल के छोटे टुकड़े अलग होकर ज़मीन पे गिरते हैं, उनको फटकन या फाटक कहा जाता है। ठीक है, तो वो फटकन जो है उसका मूल्य बहुत ही कम होता है, पशुओं को आमतौर पर डाल दिया जाता है। तो वो एक मूल्यविहीन चीज़ है और दूसरी बहुत मूल्यवान चीज़ है, मतलब वो कण खुद्दी और दूसरी तरफ सोना, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हुए इस आधार पे। इसके अलावा फुल्ल, फुल्ल का क्या होता है, म्लान होता है, फिरने का स्थिर होता है। बोध्य का दुर्बोध्य होता है। और साथ में आप देखें बहु का अल्प होता है, बहुमत का अल्पमत होता है। बंजर का उर्वर होता है। बाह्य का आंतरिक या अभ्यंतर होता है। बड़बोले का गुमसुम होता है। बेचने का खरीदना होता है। बनने का मिटना, बिगड़ना, टूटना कुछ भी हो सकता है। भले का बुरा होता है। भिक्षुक का दाता होता है। भय का अभय या निर्भय दोनों हो सकता है। भयाक्रांत का भय शून्य होता है। भोक्ता का भुक्त होता है। भूषण का कुभूषण होता है। कुपसर्ग लगाया गया। भगवान का भगवती भी हो सकता है, भगहीन भी हो सकता है। भंजक का योजक होता है। भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भाई का बहिन होता है। भूमिका का उपसंहार भ्रामक का निश्चयात्मक हो सकता है, मतलब भ्रामक मतलब जिसके कि निर्णय की स्थिति न बन सके, और निश्चयात्मक मतलब जो निश्चय किया जा सके। भूगोल का खगोल होता है। भावी का भूत होता है। भिन्न का अभिन्न होता है। और भूतकाल का भविष्यकाल होता है। भौतिकता का अध्यात्म होता है। और भूतपूर्व का क्या होगा, अभूतपूर्व हो जाएगा। मंद का शीघ्र हो जाएगा। मनसा का कर्मणा होता है, मन से, और ये कर्म से। मर्त्य का अमर्त्य होता है। और महात्मा का दुरात्मा या तुच्छात्मा होता है। मंथर का क्षिप्र होता है। मनस्थैर्य का मन दौर्बल्य होता है। मनस्थैर्य मतलब मन की स्थिरता, मन दौर्बल्य मतलब मन की दुर्बलता। मनुज का दनुज होता है। महंगे का सस्ता होता है। महत्तम का लघुत्तम होता है। मालिक का नौकर होता है। मुलायम का कठोर, कड़ा या सख्त हो सकता है। महल का झोपड़ी होता है। मिट का अमिट होता है। मृत्यु का जीवन होता है। मरने का जीना होता है। और माता का पिता होता है। मुदित का खिन्न होता है। मूल का निर्मूल होता है। मौन का मुखर होता है। मीठे का नमकीन, फीका दोनों हो सकता है। मितव्ययी का खर्चीला होता है। मेल का बेमेल, वैमनस्य और अनबन होता है। यद्यपि का क्या होगा, तथापि और तदपि दोनों हो सकता है। यादृश का तादृश हो सकता है। युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा। यति का गृहस्थ हो जाएगा। याद का भूल हो जाएगा। यौवन का वार्धक्य या बुढ़ापा दोनों हो सकता है। शक्तिमान का शक्तिहीन, शक्ति का क्षीणता, शापित का शापमुक्त, शारीरिक का मानसिक, शर्मदार का बेशर्म, और श्लिष्ट का अश्लिष्ट होता है। ये विलोम आपने देखा। शिव का अशिव होता है। समित का उत्तेजित होता है। षठता का सज्जनता होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और शाप का आशीर्वाद और वरदान दोनों हो सकता है। शालीन का उद्धत या धृष्ट दोनों हो सकता है। शूर का कायर या भीरू, शिथिल का दृढ़, शीघ्रता का विलंब, शब्द का निशब्द, शरण का अशरण, शस्त्र का अस्त्र। ठीक है, शस्त्र और अस्त्र दोनों हथियार ही होते हैं, एक फेंक कर मारा जाता है, दूसरा हाथ में पकड़कर। और शायद का अवश्य होता है, निश्चित हो सकता है। शिख का नख होता है। शिखर का तल होता है, शिखर या शीर्ष का। शिष्य का गुरु होता है। शुद्धि का अशुद्धि होता है। शुल्क का निःशुल्क, शोभन का अशोभन, शोक का हर्ष और आनंद दोनों हो सकता है। शोषक का पोषक हो जाएगा। श्वास का प्रश्वास हो जाएगा। शस्त्रीकरण का निशस्त्रीकरण होता है। शाश्वत का क्षणिक होता है। संस्कृति का विकृति होता है। संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा। हताश का आशावान हो जाएगा। रास, यहाँ ह्रस्व होगा असल में, तो ह्रस्व का वृद्धि होता है, विकास भी हो सकता है। हित का अहित और अनहित दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमारा का तुम्हारा, हंसने का रोना। हानिप्रद का लाभप्रद, हरियाली का सूखा और छत का अक्षत हो जाएगा। और देख लेते हैं, तो क्षमता का अक्षमता होता है। क्षणिक का शाश्वत या चिरंतन होता है। क्षीण का पुष्ट होता है। क्षुब्ध का शांत, क्षुण, यहाँ आप देख रहे हैं, क्षुब्ध का शांत होता है। क्षुब्ध मतलब अस्त व्यस्त, अव्यवस्था से युक्त, जिसमें कि डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, उसका शांत हो जाएगा। क्षुण का अक्षुण होता है। क्षर का अक्षर होता है। क्षमा का दंड होता है। क्षति का लाभ होता है। और क्षुद्र का विराट होता है। और आप देख लीजिए, तो क्षय का अक्षय होता है। ठीक है, त्रिकोण का षटकोण होता है। त्रिकोण माने 3 कोने वाला, षटकोण माने 6 कोने वाला। त्रिकुटी का भ्रिकुटी होता है।
त्रिकुटी माने जो दोनों भावों के बीच का स्थान होता है, और उसका भ्रिकुटी विलोम हो जाएगा। ज्ञान का अज्ञान होता है, ज्ञानी का अज्ञानी, मूर्ख और मूढ़, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा, ज्ञेय का ज्ञेय हो जाएगा, और श्री गणेश का क्या होगा, इति श्री हो जाएगा। श्रम का विश्राम होता है, श्रेष्ठ का तुच्छ, निम्न दोनों हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। श्रोता का वक्ता हो जाएगा, श्रद्धा का घृणा हो जाएगा। श्रव्य का क्या होता है, अश्रव्य होता है। श्रुत का अश्रुत होता है, श्राप का आशीर्वाद होता है। श्रीमान का श्रीमती होता है, और श्रवण का दर्शन होता है। थोड़ा सा करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स दिए हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो एग्रीमेंट फॉर रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नमेंट, ये जो है ना ओशियन गवर्नेंस के बारे में और ब्लू इकोनॉमी के बारे में एक एग्रीमेंट है, उसका एक रोड मैप है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ जो एग्रीमेंट है वो किसके बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, जो कि ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज एग्रीड ऑन द रोड मैप विद द एम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक नॉलेज एंड ओशियन कंजर्वेशन। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें जो मैरिन इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा है, मतलब जो मेजर पार्ट है वो तो वही है, तो उसको प्रोटेक्ट करना प्लस उससे हम अपने फायदे की चीज़ों को ले भी सकें, ये सोचने वाली बात है। तो उसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। इसके बाद जो अगला एग्रीमेंट आप देख रहे हैं वो है एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं, हैज़ लॉन्च अ डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल, और इसका नाम है सूर्य शक्ति सेल। ये जो सेल है इसका नाम क्या है, सूर्य शक्ति सेल। और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथिंग, यहाँ आप देख रहे हैं, स्ट्रेंथिंग द एग्जिस्टिंग फाइनेंसिंग एग्रीमेंट फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट। और SBI के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ देखें, हैज़ कोलेबरेटेड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है उसके साथ SBI जो है वो इस काम के लिए कोलेबरेट कर रहा है, और फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इसके लिए वो काम कर रहा है। द सेल हैज़ बीन सेटअप इन बेलार्ड स्टेट इन मुंबई। ये बेलार्ड स्टेट जो मुंबई का है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अमेजन इंडिया और कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अमेजन इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कर्नाटका स्टेट रूरल लिवलीहुड, यहाँ आप देख रहे हैं, कर्नाटका स्टेट रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कर्नाटका स्टेट रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमेजन इंडिया ने साइन किए हैं टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर थ्रू सहेली प्रोग्राम। यहाँ जो सहेली प्रोग्राम है उसके द्वारा जो महिला उद्यमी है उन्हें प्रोत्साहित करना, ये पर्पज़ है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है विद द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट एंड नेशनल कल्चरल फंड फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिज़ाइन, ये मतलब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो लाल किले का L1 बैरक है, ध्यान दीजिएगा, लाल किले का जो L1 बैरक है दिल्ली में, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत डिज़ाइन केंद्र का एक विकास किया जाएगा। और उसी डेवलपमेंट के लिए एक पूरा त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो संस्कृति मंत्रालय का जो इंदिरा गांधी कला केंद्र है और उसके साथ साथ जो नेशनल कल्चर फंड है उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, मतलब एग्रीमेंट का टॉपिक है, उसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखें, कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन इंडिया सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर हैव साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलेबरेट ऑन अ जर्नी डिज़ाइन सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमने प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो उसमें हमने ये भी कहा था, मतलब तय किया गया था उन लक्ष्यों में कि सस्टेनेबल सिटीज़ होंगी जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगी। तो उसी दिशा में भारत का ये कदम है और इसमें भारत का सहयोग कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहला जो इसमें अपॉइंटमेंट है वो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का है और इनकी नियुक्ति हुई है महिला कुलपति के तौर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है JNU की उसमें। और शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित जो है ये M जगदीश कुमार की जगह लेंगी। इससे पहले इनकी जगह पे M जगदीश कुमार थे। फिलहाल अब ये जो है ये नई वाइस चांसलर बनेंगी और ये पहली महिला होंगी। इसके बाद जो अगली नियुक्ति हुई है वो V अनंत नागेश्वरन की हुई है, जो कि भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होंगे अगले। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सोनाली सिंह जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यहाँ आप देखें, एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट CGA अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो शी हैज़ रिप्लेस दीपक दास। इन्होंने क्या किया है, दीपक दास का स्थान लिया है। इससे पहले इनकी जगह पे दीपक दास थे। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। ठीक है, तो इनके बारे में है, ये भारतीय टेबल टेनिस महासंघ जो है मतलब टिफी, उसके संचालन के लिए जो 3 सदस्यीय एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी कमेटी है उसकी अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं। और चेतन मित्तल जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे और SD मुदगिल समिति के अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
इसके अलावा श्रीनिवास मूर्ति का नाम आता है, GS श्रीनिवास मूर्ति, और ये डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, मतलब DRDL, जो DRDO की हैदराबाद में लेबोरेटरी है, उससे संबंधित है, मतलब उसके निदेशक अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ तक हमने इसे देखा है, और तब तक के लिए नमस्कार।